हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बाहर अपनी प्रैक्टिस के लिए आया हुआ था। उनका प्रैक्टिस चल रहा था। वो वहाँ देखने वाली थी कि कौन कितना अच्छा कर सकता है, इसीलिए उन सभी को बाहर लाया गया था। वहीं विंग अभी इतना ज़्यादा चैंग से गुस्सा था कि वो चैंग के साथ रहना नहीं चाहता था। अब हम जानते हैं कि आखिर विंग को गुस्सा क्यों है। हाँ, उन दोनों का झगड़ा हुआ था, पर आखिर सबने तो उसे मना लिया था ना। उसके बाद क्या हुआ, तो अब हम वो देखते हैं। आखिर कल रात को हुआ क्या था। खाना खाने के बाद विंग चला गया, उसके दोस्तों ने उसे मनाया, तब जाकर विंग शांत हुआ और फिर से वो रात को जब खाना खाने वापस आया और सारे लोगों ने जब चैंग और विंग को मनाया, तब जाकर उन दोनों ने फिर से बात करना स्टार्ट किया। पर जब विंग वापस जाने वाला था, तब चैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उससे अपनी लव का कन्फेशन कर देता है। ये सुनकर विंग शॉक और वो बोलता है, चैंग तुम्हें पता है मुझे प्यार व्यार से नफरत है और तुम्हें मैं दुखी नहीं करना चाहता, पर तुम समझ सकते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर चैंग उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। वो चैंग कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। मुझे पता है कि तुम्हें प्यार से प्यार नहीं करना, पर मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम उस सपने को भूल जाओगे और मुझे स्वीकार कर लोगे। प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैंने तुम्हें पहले दिन से, जब से तुम्हें देखा है तब से मैंने तुमसे प्यार किया है। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। पर विंग अपने हाथ को चैंग के हाथों से छुड़वाता है और कहता है, चैंग मैंने तुमसे कहा ना, मैं उस तरह से तुम्हें नहीं देखता। मैं तुम्हें दोस्त की तरह देखता हूँ, एक भाई की तरह देखता हूँ। भाई वर्ड सुनते ही चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लिया था। वो विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अल्फा बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग। ये सुनकर विंग अपने आप को चैंग से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, चैंग तुम समझने का नाम नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता और ना कभी देख पाऊंगा। प्लीज़ चैंग मुझे छोड़ दो। ये बोलते हुए वो अपने आप को छुड़वा रहा था और कह रहा था, चैंग प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर चैंग तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले था और वो कह रहा था, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, कभी भी तुम्हें दुखी होने नहीं दूंगा। प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं माँ बाबा से भी इस बारे में बात करना चाहता था, पर मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने अभी तक रुका है। मुझे जब से पता चला कि तुम्हें प्यार नहीं करना, तो मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मैं पहले प्यार जगाऊं, पर नहीं। अब बहुत बहुत देर हो रही है, तुम किसी और के पास जा रहे हो, तुम किसी और अल्फा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं देख सकता। सो तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये बोलते हुए वो विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ा था। ये देखकर विंग शॉक वो चैंग को उसके कंधे से पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर चैंग को दूर फेंक देता है। चैंग डिसबैलेंस हो गया था और वो गिरने वाला था, पर अपने आप को संभाल लेता है। चैंग विंग की तरफ देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू भी भर चुके थे। चैंग उसके बारे में ये सोचता था, उसे कभी पता नहीं था। और चैंग ने क्या बोला कि वो दूसरे अल्फाओं को सेड्यूस कर रहा है, क्या मतलब है इसका। ये सोचते हुए विंग चैंग की तरफ देख रहा था और वो चैंग से कहता है, चैंग तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, दोस्त जैसा भाई मानता था, पर तुम तुम मेरे बारे में ये सोचते थे, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। चैंग मैं तुम्हें प्यार से मना कर रहा था, पर नहीं, शायद तक तुम प्यार को नहीं समझ सकते, इसीलिए मुझे भूल जाओ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता चैंग। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भाग गया था। वहीं चैंग विंग की ये सब बातें सुनता है, तो वो विंग के पीछे जाने की ट्राई करता है और वो उसे बोल भी रहा था कि विंग ऐसी बात नहीं है, पर विंग तो उसे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भाग निकला था। वहीं चैंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वहीं वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके आंखों में आंसू फिसल गए थे। अब प्रेजेंट में विंग
चैंग से दूर जाने के लिए वांग जी का नाम लेता है कि वो वांग जी के साथ जाएगा। पर ये सब सुनकर चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग उससे दूर जाने के लिए किसी दूसरे अल्फा के साथ जा रहा है। नहीं, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। यही सोचकर वो अपनी यानी शीजे से कहता है, शीजे ये देखो, एक ओमेगा होकर ये दूसरे अल्फा के साथ जाना चाहता है। क्या इसे कोई भी शर्म नहीं है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे घर में रहता है ये। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम मदर फादर को क्या बोलेंगे? कैसे हुआ ये सब? हमारी जिम्मेदारी है ये सब। इसीलिए हमें इसे देखना चाहिए और हमें इस किसी अल्फा के साथ इसे नहीं भेजना चाहिए। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया उस जैंग चैंग के ऊपर, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। यानली भी ये सब समझती है, पर वो चैंग को कहती, चैंग ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे विंग प्लीज़ अकेले मत जाओ और हम भी चलते हैं। ये सुनकर विंग आगे कुछ कह भी नहीं पाया क्योंकि वो अपनी शीजे की बात टाल नहीं सकता। उसकी शीजे कहती है, विंग मुझे पता है कि तुम अभी नाराज़ हो, पर तुम भी तो समझो कि यहाँ पर डीमंस हैं, हम डीमन को पकड़ने आए हैं। अगर तुम अकेले जाओगे और किसी खतरे में पड़ जाओगे तब हमें कैसे पता चलेगा? और मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती। प्लीज़ हमें भी तुम्हारे साथ आने दो। ये सुनकर विंग कुछ भी बोल नहीं पाया और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और फिर वो उन लोगों को बिना देखे हुए वहाँ से चलने लगा। वहाँ विंग के सारे दोस्त खड़े हुए थे। वो सारे एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो भी विंग का पीछा करने लगे। वहीं सारे ग्रुप के साथ में उनका एक एक सीनियर होना ज़रूरी है, इसीलिए इस ग्रुप के साथ वांग जी जा रहे हैं। वैसे हावरन भी जाना चाहता था, पर लिन के कारण वो जा नहीं पाया क्योंकि लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो दूसरे ग्रुप की तरफ चले गई थी, जिससे हावरन को बहुत गुस्सा तो आया था, पर वो लिन पे गुस्सा उतार नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चला गया था। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। जितने भी विंग के साथी थे वो सारे एक जगह पे पहुंच चुके थे। वांग जी सबको बता रहा था कि कहाँ कहाँ पर उन लोगों को डीमन मिल सकता है, क्योंकि उनके बड़े वाले सीनियर ने वांग जी को भी बता दिया था कि कहाँ कहाँ में डीमन मिल सकते हैं। वांग जी को पता था कि यहाँ पर जितने भी डीमन हैं वो कम एनर्जी वाले हैं, इसीलिए साफ साफ वांग जी के जो सीनियर थे उन्होंने बता दिया था कि कोई भी सीनियर जूनियर की मदद नहीं करेगा, पर हाँ खतरा होगा तो भले मदद कर सकता है, पर उससे पहले उन लोगों को जो जूनियर है उन लोगों को खुद ट्राई करना है। इसीलिए वांग जी बस साइड में खड़ा हुआ था और वो सबको बता रहा था कि कैसे कैसे उन्हें डीमन को पकड़ना है। सारे लोग वैसे ही करे थे। विंग और उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे से डीमन को पकड़ भी रहे थे। तभी वांग जी को कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ मुझे ज़्यादा एनर्जी क्यों फील हो रही है, यहाँ तो छोटे छोटे बस डीमन हैं। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। वहीं विंग एक डीमन से लड़ते लड़ते कब एक गुफा में पहुंच गया था, किसी को पता नहीं चला। वहीं वांग जी सारे लोगों को देख रहा था, पर जैसे ही विंग उसकी नज़रों से गायब हुआ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक भी हो गया था कि आखिर विंग कहाँ गया। इसीलिए वो विंग को ढूंढने के लिए विंग के पीछे चला गया था, वो पीछा कर रहा था। इसी कारण वो भी हमारे विंग के साथ ही उसी गुफा में पहुंच गया। वो देखता है कि वो गुफा बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है। वांग जी भी अपनी तलवार को समन कर लेता है क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पर कम एनर्जी है, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए उसे भी अपने फॉर्म में आना ही पड़ेगा। पर हाँ, कोशिश करेगा कि वो यहाँ पर तलवार न चलाए, पर ज़्यादा अगर मुश्किल होगा तो उसे तलवार चलाना ही होगा। इसी कारण वो अपनी तलवार की एनर्जी से वहाँ पर रोशनी करता है। वो देखता है कि कैसे विंग एक जगह अपने तलवार से किसी के साथ लड़ रहा है। उसे विंग देख नहीं पा रहा है, पर हाँ लड़ाई वो कर रहा है क्योंकि उस डीमन ने विंग के ऊपर गायब होने की कला से अपने आप को गायब किया और वो विंग के ऊपर हमला कर रहा है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि विंग किसी डीमन से लड़ रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ में ड्रैगन भी, तो उसने अपनी ड्रैगन की शक्ति से वहाँ पर बहुत ही रोशनी कर दी थी। जो डीमन अभी तक गायब था वो विंग के सामने आ गया और विंग ने उसे एक झटके में ख़त्म कर दिया। वांग जी विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। वांग जी उस डीमन के पास आता है और वो जैसे ही उससे उसकी एनर्जी ले रहा था, उसे पता चल रहा था
कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। जितना वांग जी को बताया गया था उससे भी ज़्यादा हाई है। वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया था कि क्या यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है? ये सोचकर वो विंग को देखते हैं। विंग भी वांग जी को ही देख रहा था कि तब भी उन लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो दोनों शॉक और वो दोनों भागते हुए बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पर विंग के दोस्त लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ी सी मूर्ति आ चुकी है और वो मूर्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही है और साथ में वो पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने अपने तलवार को निकाल कर वो मूर्ति के साथ हमला करने लगे। पर हाँ, वहाँ पर उनके दोस्त भी थे। वो अपने अपने फॉर्म में बदल कर उस मूर्ति के साथ लड़ाई तो कर रहे थे, पर वो मूर्ति इतना ज़्यादा सडन एक्शन कर रही थी कि वो लोग उस मूर्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर वांग जी कंफ्यूज और शॉक दोनों था कि आखिर ये सेकंड दर्जे की डीमन कहाँ से यहाँ आ गई। यही सोच रहा था वांग जी। फिर वांग जी उन लोगों की तरफ देखते हैं जो उसके जूनियर हैं, जो विंग के दोस्त हैं। उनके दोस्त बहुत अच्छे से उसके साथ प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर वो डीमन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके विंग के दोस्त को पूरी तरह घायल कर चुके हैं। सारे लोग इतनी ज़्यादा घायल हो गए हैं कि एक-एक करके वो अपना ह्यूमन फॉर्म में आने लग गए और उनको बहुत ही बुरी तरह चोट भी लग गई है। वहीं विंग भी लड़ रहा था और वो देखता है कि कैसे वो डीमन वेनिंग के ऊपर पैर रखने वाली, इसीलिए विंग जल्दी से उस डीमन के पीछे भागता है और वो पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था। पर वो डीमन अचानक से उसका सर विंग की तरफ आ गया और वो जोर से विंग को अपने हाथ से एक झटका देती है, जिससे विंग सीधा वहाँ के पहाड़ से टकराता है और उसका सर जोर से उस दीवार में लगता है और वो नीचे गिर गया। वहीं वांग जी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक और वो सीधा विंग के पास उड़कर जाता है। वो देखता है कि विंग के सर से खून निकल रहा है, पर विंग कहता है कि वो ठीक है। हाँ, वेनिंग और बाकी लोग खतरे में हैं, उन्हें बचाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था। वांग जी भी देख रहा था कि कैसे वहाँ पर वो डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से विंग के दोस्तों पे हमला करे जा रही है। वहीं वहाँ पर जैंग चैंग अच्छे से युद्ध कर रहा था, पर अचानक से उस डीमन ने जैंग चैंग के ऊपर अटैक किया और जैंग चैंग का जो तलवार था वो दूर जाके फेंकाया और जैंग चैंग भी नीचे गिर चुका था। अभी विंग के आधे से ज़्यादा लोग घायल थे और साथ ही वो नीचे गिरे पड़े थे। उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। वो देख रहे थे कि वो डीमन कैसे जैंग के ऊपर चैंग के ऊपर अपना पैर रखने वाले हैं। सारे लोग चैंग को वहां से हटने को बोल रहे थे, पर चैंग के पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि वो गिरा था तो उसके पैरों में मोच आ गई थी और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। चैंग और मतलब वो डीमन इतनी ज़्यादा सडनली एक्शन करी थी कि चैंग को मौका ही नहीं मिल रहा था उठने का और वो डीमन चैंग के ऊपर अपना पैर रखने ही वाली थी कि अचानक से चैंग को किसी ने वहां से हटा लिया था और वो और कोई नहीं, नीहू सैन था। नीहू सैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और वो सीधा चैंग के ऊपर कूद पड़ा था और वो चैंग को रोल करके उस डीमन के पास से दूर ले जाता है। चैंग और वो कि नीहू सैन दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि अगर 1 मिनट का भी देरी होता तो वो डीमन चैंग और नीहू सैन के ऊपर अपना पैर रख देती। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। नीहू सैन ने अपने सर को चैंग के सीने पे रख लिया था। उन दोनों की धड़कन एक दूसरे को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी फिर से आवाज आती है, नीहू सैन, चैंग वहां से जल्दी भागो। ये सुनकर दोनों की नज़र ऊपर की तरफ जाती है। वो दोनों देखते हैं कि कैसे वो डीमन फिर से उनके ऊपर पैर रखने वाली है। ये देखकर इस बार चैंग ने उन दोनों को रोल किया और वो फिर से बच गए। पर ऐसे कब तक करेंगे? उन्हें उठना होगा, पर उठने का वो डीमन मौका ही नहीं दे रही है। यही कारण था कि चैंग और नीहू सैन उससे बच नहीं पा रहे थे और एक पल के लिए वो वहां पर थम से गए थे क्योंकि वो डीमन का पैर उन दोनों के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, जिस वजह से नीहू सैन ने तो चैंग को टाइटली पकड़ लिया था। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा डर साफ साफ दिख रहा था। वहीं चैंग ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली कडल कर लिया था। वहीं वांग जी ये सब देखता है तो वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपने गुचिन को बुलाया और फिर
अपने गुचुन से एक बार वार किया, जिसके कारण वो डीमन एक बार में ही पूरा तबाह हो गया। क्योंकि वो पत्थर से बना हुआ था तो वो बहुत आसानी से टूट गया था। वांग जी अपने गुचिन से ही उस पूरे डीमन का शक्ति अब्सॉर्व कर लेता है। विंग ये सब देख रहा था, क्या म्यूजिक से भी ये सब हो सकता है? उसे तो पता ही नहीं था। विंग यही सब सोच रहा था। असल में म्यूजिक म्यूजिक से युद्ध कला की शुरुआत सिर्फ प्लान क्लैन में लैनी ने किया हुआ था, और तब से सिर्फ प्लान क्लैन वाले ही या फिर क्लाउड रिसेस वाले ही इस म्यूजिक युद्ध कला का प्रैक्टिस किया करते हैं, और उनको ही सिखाया जाता है जो लैन क्लैन में क्लाउड रिसेस में आते हैं, और दूसरों को सिखाया नहीं जाता। वहीं विंग जब वांग जी की ये म्यूजिक की युद्ध कला सीखता है, वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। उसे भी ये सीखना है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। और वांग जी ने कैसे एक ही बार में उस डीमन को ख़त्म कर दिया, ये देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था। इसीलिए अभी उसे सीखना ही है, पर कैसे सीखे, यही सब बातें विंग के दिमाग में था। वहीं वांग जी उस जो डीमन था उसकी पूरी एनर्जी अपने एक बाउल में कलेक्ट करता है, और उसे पता चलता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए वांग जी सोचता है कि उन्हें अब सीनियर के पास या फिर अपने मेन क्लैन जाना पड़ेगा, और सीनियर को इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। अगर कहीं पर ज़्यादा खतरा हुआ तो इसी कारण वांग जी सबसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, शायद तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं, पर न्यूसेन और चैंग तो अभी तक एक दूसरे को कडल करके वैसे ही जमीन पर लेटे हुए थे। सारे लोग चैंग और न्यूसेन की तरफ देखते हैं। तभी शुयांग चैंग से कहता है, चैंग अब उठ भी जाओ, उस ओमेगा को छोड़ भी दो। क्या तुम उस ओमेगा को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर तुम उससे चिपकने का बहाना देख रहे हो? ये सुनते ही चैंग की कान पूरा रेड हो गया था, और वो जल्दी से न्यूसेन को छोड़ देता है। न्यूसेन जब चैंग की तरफ देखता है तो उसके आंखों में कि चैंग को पूरी तरह अपने लिए प्यार, अपने लिए केयर, उसे खोने का डर साफ साफ महसूस हो रहा था। न्यूसेन के आंखों में आंसू आ गए थे। असल में न्यूसेन चैंग को बहुत पहले से ही पसंद करता है, और जब उसने देखा था कि कैसे वो डीमन चैंग के ऊपर पैर रखने वाली है, तब देखकर उसको सहन नहीं हुआ, और वो चैंग को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए अपनी जान का फिक्र नहीं किया, और उसने चैंग के ऊपर छलांग मार दिया था, और उसने बचा भी लिया था। पर उसके बाद जो भी हुआ वो न्यूसेन के बस में नहीं था। वो चैंग के साथ रोल हुए जा रहा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। दोनों की बॉडी में अजीब से सेंसेशन फील हो रहे थे, जो चैंग भी समझ पा रहा था और न्यूसेन भी। हाँ, पर पहले तो डर था, पर अभी की बात अलग है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। फिर तभी फिर से शुआ की आवाज़ आती है, ओहो, तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखना बंद भी करोगे अब? तुम्हारा ये लवली डवली सेशन तुम लोग बाद में कर लेना यार, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, हमें क्लैन जाना है, हमारा इलाज करवाना है। ये सुनकर चैंग की और साथ ही न्यूसेन के कान दोनों ही रेड हो गए थे। न्यूसेन ने तो अपने सर को सीधा चैंग के सीने पर ही रख लिया था। वहीं चैंग को अजीब सी अपने दिल में फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं हुई उसे। वो फिर जल्दी से न्यूसेन के साथ उठता है। अभी तक न्यूसेन ने चैंग को छोड़ा नहीं था। चैंग न्यूसेन को कहता है, न्यूसेन प्लीज़ अब तो छोड़ दो। ये सुनकर न्यूसेन अपना सर हिलाता है, और फिर वो चुपके से किसी को भी देख नहीं रहा था, और अपने आप को चैंग से अलग करता है। उसका सर अभी भी नीचे की तरफ था। सारे लोग चैंग और न्यूसेन को देख रहे थे कि तभी वहाँ पर लुबाई आती है। लुबाई न्यूसेन के कंधे पर टैप करते हुए बोलती है, ओह न्यूसेन, वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो यार, तुमने अपनी जान की फिक्र भी नहीं की और तुमने चैंग को बचा लिया, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। ये सुनकर न्यूसेन अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं चैंग को किसी मुसीबत में नहीं देख पाया, इसीलिए मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वो कर दिया। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। तभी हमारे सुयांग को फिर से मस्ती सूझती है, और वो कहता है, ओ माय गॉड, लगता है तुम्हें चैंग से प्यार हो गया है, इसीलिए तो अपने प्यार को खोने से इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि तुमने अपनी जान का फिक्र भी नहीं किया। वाह यार, तुम तो चैंग से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने सुना था बस कहानियों में ही कि सच्चे प्यार के लिए कोई भी कुछ भी कर जाता है, पर मैंने तो आज देख भी लिया।
ये सुनते ही चैंग की नज़र सीधा न्यूसेन की तरफ जाती है। वहीं न्यूसेन का पूरा गाल, उसका पूरा नेक रेड हो गया था। चैंग को ये सुनकर कि नीहू-सैन उससे प्यार करता है, उसके लिए प्यार की फीलिंग है, ये सुनकर ना जाने क्यों चैंग को अपने दिल में अजीब से फील होता है। तभी नीहू-सैन भी चैंग की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर तभी हमारी यान्नी की आवाज़ आती है, वो चैंग से पूछती है, चैंग तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डर गई थी। ये सुनकर चैंग अपना सर अपनी शीजे की तरफ करके बोलता है, हाँ शीजे मैं ठीक हूँ। ये बोलकर फिर से वो न्यूसेन की तरफ देखता है। वहीं वहीं विंग सबकी तरफ आते हुए कहता है, आप लोग सभी ठीक हो ना? मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। फिर तभी वांग जी कहते हैं, आप सभी को अब मेन क्लैन चलना चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। ये सुनकर वो सभी अपना सर हिलाते हैं। फिर क्या, वो सभी वहाँ से चलने लग गए थे। वहीं विंग बार-बार अपने सर को छू रहा था। वो अपने सर को जब इस बार छूता है, वो देखता है कि उसके हाथ में खून लग चुका है। किसी ने इसे नोटिस नहीं किया, पर वांग जी ने इसे नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो विंग के ऊपर ही तो ध्यान रखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो विंग के पास आता है। वो विंग को कहता है, ये खून, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है विंग। ये सुनकर विंग उसके होठों पे अपना हाथ रख देता है और कहता है, शांत रहिए प्लीज़, सीजे और चैंग को पता मत चलने दीजिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है, क्योंकि विंग के सर से खून निकल रहा है। पर विंग ने पहली बार उसे छुआ है, तो कैसे अच्छा फील ना करे। वांग जी अपना सर हिलाता है। विंग अपने हाथ को वांग जी के मुंह से हटाता है और कहता है, आई एम सॉरी, पर प्लीज़ सीजे और किसी को भी मत बताना, नहीं तो वो सभी घबरा जाएंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। वो देखता है कि वो सारे कैसे हल्का-हल्का बात करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। वांग जी अपने पॉकेट से उनका चेंजिंग पाउच, वहाँ से एक कपड़ा निकालता है। वो वांग जी की मदर ने वांग जी को बचपन में दिया हुआ था। असल में वो एक हैंकी टाइप का है। वांग जी उसे विंग को देते हुए कहता है, इसे अपने सर पे रख लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी से वो हैंकी ले लेता है। वो हैंकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो वाइट कलर को था, पर उसमें भी साइड में एक छोटा-सा 2 रैबिट बना हुआ था। वो रैबिट को देखकर विंग के होठों में लाइट सा स्माइल आ गया था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है। तभी वो विंग को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम चल पाओगे? ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। फिर क्या, दोनों फिर से उन लोगों का पीछा करने लगे। फिर से वो सारे एक जगह पे आके खड़े हो गए थे और वांग जी ने वहाँ का पोर्टल खोला और वो वहाँ से सीधा मेन क्लैन के लिए निकल चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा अपने आप में डिज़ी फील कर रहा था। विंग को चक्कर आ रही थी, पर विंग किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहता था। वो किसी को भी घबराहट देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ। पर ये सुनने से पहले ही वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वांग जी को विंग देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर पहुँचो उससे पहले बेहोश हो जाओ। ये सुनकर विंग वांग जी के हाथों को देखता है। विंग का दिल धड़कने लग गया था बहुत ज़्यादा तेज़ी से। विंग कहता है, पर मैं अपने ग्रुप के क्लैन में जाके करवा लूँगा इलाज। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ करवा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम क्लाउड रिसेस आओ, वहाँ के हीलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ ले लेता है और फिर विंग को कंधे से सहारा देते हुए उसे सीधा अपने हीलर के पास लेके जाता है। सारे लोग अभी जितने भी विंग के दोस्त थे, वहाँ जितने लोगों को घायल हुए थे, वो सारे भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन सारे लोगों को चेक किया जाता है। तभी वांग जी एक हीलर से कहता है, आप विंग को चेक कीजिए, इसके सर से खून निकल रहा है। ये सुनकर विंग के सारे दोस्त उन लोगों की तरफ देखते हैं। यानली बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो विंग की तरफ आती है और वो कहती, विंग तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये सुनकर विंग कहता है, शीजे ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं है, बस हल्का फुल्का है। ये बोलकर वो लाइट सा मुस्कुराता है। पर तभी वहाँ पर चैंग भी आता है और चैंग थोड़ा सा अपने अननोइंग टोन में बोलता है,
हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ना, इसीलिए देखो तुमने हमें बताया भी नहीं। ये सुनकर विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बोला ना, मैं ठीक हूँ और ज़्यादा किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। ये बोलकर वो फिर उस हीलर की तरफ देखता है। वो हीलर विंग के बालों को हटाता है। हाँ, असल में विंग के बालों के पीछे में ही लगा हुआ था, या बोले तो सर के पीछे में लगा था, इसीलिए उसके बालों को हटाते हैं, वहाँ पर मलहम लगाते हैं। पहले तो उसे साफ करते हैं, फिर मलहम लगाते हैं और फिर एक पट्टी से बांधा जाता है। विंग ने अभी भी वांग जी के उसी हैंकी को पकड़ा हुआ था। फिर हीलर उन सभी को वहीं पर आराम करने बोलते हैं। सारे अपना सर हिलाते हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं आप लोगों के लिए खाने को कुछ मंगा लेता हूँ। ये बोलकर वांग जी उठता है और फिर वो एक डिसिपल से कहकर सारे लोगों के लिए कुछ खाने को मंगाता है। वहाँ पर कुछ टाइम बाद ही सबके लिए खाना भी आ चुका था। सारे लोगों को खाना दिया जाता है। विंग भी खाना खा रहा था, पर इस बार वो मुंह बना के खा रहा था, क्योंकि लैन क्लैन में या फिर गुसुके में बहुत ज़्यादा बॉइल्ड खाना मिलता है, पर हाँ, जो वो लोग सब खाते हैं वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये क्लैन का खाना अलग है, उस क्लैन का खाना अलग है। इसीलिए विंग को उनका मनपसंद खाना मिल जाया करता है, पर यहाँ का खाना, बाप रे! यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यही सोच रहा था विंग। तभी वांग जी कहते हैं, विंग खाओ ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो खाने लग गया था। तभी उसे याद आता है कि म्यूजिक से वांग जी ने कैसे किया। विंग वांग जी का तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार लैन, वैसे आपने कैसे अपनी गुच्चिन से वार किया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्या संगीत से भी किसी को हर्ट किया जा सकता है? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, अगर आप अपनी एनर्जी से उस संगीत को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। उसे संगीत पसंद है तो वो क्यों ना संगीत से युद्ध कला सीखे। यही सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं भी इसे सीख सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर मतलब ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, असल में ये संगीत सिर्फ क्लाउडिसस वाले गुसु वाले लैन सीख सकते हैं, या फिर गुसु में आए हुए स्टूडेंट सीख सकते हैं, पर जो हमारे ग्रुप का नहीं है और दूसरा है, उनको सिखाना यहाँ पर फॉरबिडेंट है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। ये सुनकर विंग का फेस उतर गया था। उसे ये सब सीखना था, पर फॉरबिडेंट है तो वो कहाँ से सीखेगा? क्या वो बिल्कुल भी नहीं सीख सकता? ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कह भी देता है कि क्या मैं नहीं सीख सकता? मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मुझे सीखना था। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, पर ये हमारे क्लैन का मेन रूल है कि हम किसी को भी दूसरे इंसान को सिखा नहीं सकते। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तभी वांग जी विंग की उदासी देख नहीं पाया और वो विंग से कहता है उसका हाथ पकड़ते हुए, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ, पर हाँ, इस बारे में किसी को बताना नहीं। ये सुनकर विंग की आंखें चमक उठी थी और वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ये कला हमारा प्राचीन कला है और इस कला को कोई दूसरा नहीं जानता। इसीलिए अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम इस कला को किसी दूसरे को सिखाओगे नहीं। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और वो वांग जी को वादा कर देता है। फिर वांग जी कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम्हें ये बात छुपा के रखनी होगी और ये हमारा सीक्रेट होगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, पर तभी उसे याद आता है कि सीक्रेट होगा तो वो कहाँ सीखेगा। तभी वांग जी ये बात को समझ गया था और वो विंग को कहता है कि हम कोल्ड पाउंड की तरफ मिलेंगे और मैं तुम्हें वहीं सिखाऊंगा, ओके, खाना खाने के बाद। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर क्या, उस दिन के बाद से विंग और वांग जी कोल्ड पाउंड की तरफ एक जगह पर मिलने लगे और उसी जगह पे वांग जी विंग को म्यूजिक युद्ध कला सिखाने लग गया। विंग एक फ्लूट बजाता है तो वांग जी उसे फ्लूट को कैसे उस फ्लूट की म्यूजिक में अपनी एनर्जी डालनी है, ये सब वो विंग को सिखाने लग गया। विंग बहुत अच्छे से भी कर रहा था। वो कुछ ही एक सप्ते में ही विंग बहुत अच्छे से उस म्यूजिक युद्ध कला को सीख चुका था। विंग की बांसुरी की आवाज़ वांग जी को मदहोश कर जाती थी। वो विंग को देखता रह जाता था। विंग वांग जी के साथ बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम भी बिताता था। वो दोनों बहुत टाइम तक बातें करते थे,
बहुत टाइम तक वो प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद विंग चुपके से सीधा अपने रूम की तरफ निकल जाता था। ये रात के टाइम वे दोनों सीखा करते थे। हाँ, वैसे तो रात के टाइम वांग जी 9 बजे के बाद सो जाया करता था, पर जब से वो विंग को मिला है, जब से उसने कहा है कि वो विंग को सिखाएगा, तब से वांग जी रात के 11 बजे सोता है। वांग जी का रूटीन अब बदल चुका है। वो सुबह को उठता है और दिन भर वो अपने स्टूडेंट को सिखाता है, और उसके बाद रात को विंग और वांग जी कोल्ड पाउंड के जंगलों में एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं और फिर वहाँ पर वो दोनों बैठकर अपने बारे में बातें करते हैं। कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनकी पर्सनल हो। उन दोनों को ही ये सब बातें करना, एक दूसरे के टाइम एक साथ बिताना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। विंग भी अपने टाइम को वांग जी के साथ बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया है। उसे नहीं पता कि क्यों वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों उसे वांग जी के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि वो वांग जी से प्यार करने लग गया है। आज एक दिन की बात है, जब विंग और वांग जी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर वो थक कर एक जगह पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर उनके खरगोश जो वहाँ पर घूमते रहते हैं, वो सारे भी वहाँ पर आ गए थे। तभी विंग कहता है, ये खरगोश बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतने क्या क्यूट क्यूट से खरगोश भी होंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, असल में ये खरगोश मेरी माँ ने मेरे लिए लाए थे, और तब से ये खरगोश इतने ज़्यादा हो गए हैं। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो मुस्कुराते हुए फिर सामने की तरफ देखने लगा। तभी उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर तो इतने सारे वाइट के बीच में एक ब्लैक कलर का भी रैबिट है। ये देखकर विंग बड़ी सी स्माइल करता है और उस रैबिट को पकड़ने के लिए अपने हाथ को उस रैबिट पे रखता है, पर वो रैबिट विंग के हाथों से उछल कर सीधा वांग जी के गोद में बैठ गया। विंग देखता है कि वो रैबिट कितने प्यार से वांग जी के गोद में बैठे हुए हैं। विंग पाउट बनाता है और वो धीरे से वांग जी के गोद में अपने हाथ को डालने लग गया, जिसे देखकर वांग जी शॉक वो विंग की तरफ देखने लगा। वहीं विंग जैसे ही उस रैबिट को पकड़ने वाला था, वो रैबिट फिर से कूद गया, जिस वजह से विंग का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा वांग जी के गोद में ही जाके गिरा, जिससे सीधा उसका मुंह सीधा वांग जी के थाइस पे लगा और वांग जी शॉक, वहीं विंग भी शॉक। विंग धीरे से अपने आप को पलटता है। अभी भी विंग का सर वांग जी के गोद में ही रखा हुआ था। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिल गई थी। वांग जी की नज़र पहले विंग की आंखों पे, फिर विंग के लिप्स पे जा रही थी जो प्लम्पी है। वांग जी का गला सूख रहा था। दोनों अभी इतने ज़्यादा करीब है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और फिर धीरे धीरे कब दोनों करीब आने लग गए, दोनों को ही पता नहीं चला। फिर वांग जी ने कब विंग के होठों को कैप्चर कर लिया, फिर से दोनों को पता नहीं चला। पर विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं वांग जी अपनी आंखों को बंद करके विंग को उसके होठों को सक कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग को जमीन पर लेटा देता है और खुद भी विंग के पास ही उसके ऊपर ही लेट गया और फिर वो विंग को किस करने लग गया उसी जमीन पे। दोनों दोनों मदहोश हो चुके थे एक दूसरे पर। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों कर क्या रहे हैं। वांग जी धीरे धीरे विंग के होठों को सक कर रहा था, पहले अपर लेयर को, फिर नीचे वाले को। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे में लेटे हुए थे। वांग जी के हाथ अब विंग को पूरी तरह टटोलने लग गए थे, उसकी बॉडी पे इधर उधर फिर रहे थे, जिससे विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। विंग को ये सेंसेशन समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब उसके साथ होगा, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा है। पर क्यों अच्छा लग रहा है, ये सब बातें विंग समझ नहीं पा रहा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग के होठों को सक किए जा रहा था। वो अपने टंग को भी विंग के अंदर स्लाइड कर देता है, विंग जिसके कारण एक मौन करता है। वांग जी के हाथ विंग के इस मौन के कारण कमर में ज़्यादा टाइट हो गए थे, जिससे विंग और भी ज़्यादा जोर से मौन करता है उस किस में ही। वांग जी को ये देखकर अच्छा लगता है, पर विंग ने जब ये मौन की तो उसकी आंखें बहुत सी शौक में खुल गई थी। पर वो देख रहा था कि वांग जी अभी भी रुक नहीं रहा है, इसीलिए वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था
और वो अपनी आँखों को बंद कर कर उसे किस करने लगा। वहीं विंग कुछ टाइम तक तो मतलब प्रोटेस्ट करता है, पर जब वांग जी नहीं सुनता तो वो भी क्या कर सकता था, वो भी उस किस में डूब गया। फिर वांग जी अपने हाथ को जो उसके कमर में थे, विंग के कमर में थे, वो धीरे धीरे करके ऊपर लाने लग गया और फिर वो विंग के चेस्ट की तरफ आता है, उसके चेस्ट को पिंच कर देता है, अपने हाथों से दबा देता है, जिससे फिर से विंग के मुंह से मौन निकल गया। उसे अपनी बॉडी में बहुत ही अजीब से सेंसेशन फील हो रहे थे। वहीं हमारा वांग जी तो इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो कब से ये सब सपना देखे करता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब उसका सपना हो और वो सपने में विंग के साथ कर रहा है। वहीं विंग भी अभी इतना खोया हुआ था कि अब उसे कोई होश ही नहीं था। दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं। वांग जी अपने हाथ को बार बार विंग के चेस्ट पे, उसके ब्रेस्ट को दबाया जा रहा था। विंग एक ओमेगा है, इसीलिए उसके चेस्ट हल्के से उभरे हुए हैं। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के ऊपर आ गया और वो अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से रब भी करने लग गया था, जिससे विंग की पूरी बॉडी में कुछ गूज़बम्प आ गए थे। उसकी बॉडी शिवर करने लग गई थी। वहीं वांग जी अब विंग के होठों को छोड़कर उसके नेक को किस करने लग गया था। वो उसके रोप को भी खोलने लग गया था, जिससे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर से वांग जी विंग के होठों के पास आता है और फिर से उसे रफली किस करने लग गया, पर इस बार वांग जी ने विंग के होठों पे बाइट कर लिया था, जिससे विंग दर्द से अपनी आंखों को खोल लेता है और वो वांग जी को अपने आप को किस करते हुए, उसकी हाथों को अपने ऊपर रब करते हुए, उसको महसूस हो रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। वो कैसे विंग की बॉडी पे अपने आप को रब कर रहा है। ये सब फील करते ही विंग शॉक, वो अपने आप को समझ नहीं पाया था कि वो क्या करे। उसे ये सब अच्छा लग रहा है, पर वो अपनी फीलिंग को भी समझ नहीं पा रहा है। और ख़ासकर वांग जी के ये फेरोमोन जो अभी निकल रहे हैं, उसे महसूस करते ही विंग को डिज़ीनेस फ़ील होने लग गया। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी अपने रट में आ चुका है। वांग जी रट में आ चुका है, ये सोचते ही विंग को बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।